तो डाइपोल मोमेंट के बारे में जिक्र शुरू कर रहे हैं हम लोग, डिस्कशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो पाए हम सब इसमें डिस्कशन करेंगे। और केमिस्ट्री वाले सर आपका स्वागत करते हैं। और आप देख ही रहे हैं वाइटरी इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़। तो केमिस्ट्री वाले सर अभी शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, लो जी। अब आप कहेंगे डाइपोल मोमेंट है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द म्यू। सिंबल आपने सुना होगा, लैटिन सिंबल है म्यू। अब डाइपोल मोमेंट की जरूरत क्या पड़ी? हम डाइपोल मोमेंट पढ़ने क्यों जा रहे हैं? हम डाइपोल मोमेंट इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमें मेजरमेंट करना है पोलैरिटी का। तो आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का मेजरमेंट। पोलैरिटी से मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है या नहीं, पोल्स, पोलैरिटी। तो डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी का मेजरमेंट है। डाइपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें दोनों के दोनों एटम्स सेम है, जिसमें दोनों के दोनों एटम्स सेम है, तो यहां इस मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन पोलर कहेंगे, बिना पोल का कहेंगे। इसके लिए डाइपोल मोमेंट जीरो है। डाइपोल मोमेंट जीरो है। हां, अगर मैं इसकी जगह पर HCl मॉलिक्यूल रख दूं, HF मॉलिक्यूल रख दूं, देखिए आप ध्यान से, HCl के अंदर हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये पोलर की कैटेगरी में चला गया, पोल्स आ गए इस पर, पोल्स डेवलप हो गए इस पर। ठीक है जी। तो डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी है। डाइपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। किसी भी मॉलिक्यूल को आप प्लस माइनस बताना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डाइपोल मोमेंट की खबर होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट की खबर होनी चाहिए। तो अब इसके आगे बढ़ते, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन है वो है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज का, और दो जो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस होंगे तो पोल्स के बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिजिक्स आप पढ़ते हैं, वेक्टर एंड स्केलर। तो जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट एक क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट चार्ज का और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है। चार्ज और डिस्टेंस के मल्टीप्लाई में जो म्यू है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट है। आप फिजिक्स में इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। क्रॉस प्रोडक्ट है जो डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ते रहिए, मैं आपको बताता हूं कि ये डायरेक्शंस पे डिपेंड कैसे कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी यूनिट्स की बात कर लें। डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स की बात कर लें तो डाइपोल मोमेंट के दो टाइप के यूनिट्स, एमकेएस और सीजीएस। फिजिक्स में आप पढ़ते मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि आपको क्यू पे फोकस करना है, चार्ज पे। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के निकलते हो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपको बताया गया चार्ज की यूनिट है कूलम एमकेएस में, और इसी चार्ज की यूनिट अगर आप सीजीएस में जाना चाहते हैं तो वो आ रही है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ईएसयू। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो एमकेएस यूनिट्स के अंदर ये होएगा मीटर और यहां होएगा सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, अगर आप डाइपोल मोमेंट का एमकेएस यूनिट पकड़ना चाहते हैं,
अगर आप डाइपोल मोमेंट का एमकेएस यूनिट जानना चाहते हैं तो वो हुआ कूलम इंटू मीटर, और अगर आप सीजीएस में जाना चाहते हैं तो ये हुआ ESU इंटू सेंटीमीटर। वन इज कूलम इंटू मीटर, सेकेंड इज ESU इंटू सेंटीमीटर। अब दो यूनिट्स तो आपके पास आ गई, एमके सीजीएस, इस पे भी डिफरेंट बुक्स के अंदर क्वेश्चन बने हुए, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बने हुए। अगर आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप जानना चाहिए कि एमकेएस सीजीएस आपस में कैसे कनेक्टेड है, एमकेएस सीजीएस आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन Q इंटू डी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुई। उसके बाद मैंने Q इंटू डी लिखने के बाद उनके यूनिट्स पे फोकस किया। और डाइपोल मोमेंट को हम पढ़ क्यों रहे हैं? डाइपोल मोमेंट को हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जस्ट वी वांट टू नो कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, उसमें प्लस माइनस है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम सीखने जा रहे हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन द एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की एमकेएस और सीजीएस यूनिट्स के बीच का रिलेशन क्या है? तो ए बी एक डाइपोल बना लेते हैं, एक ए एक बी है। एक मॉलिक्यूल के अंदर ए और बी दो डिफरेंट एटम्स है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज्यादा कर रहे हैं और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लेट्स से की कम कर रहे हैं, तो पार्शियली पॉजिटिव हो गया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। तो आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे म्यू इज इक्वल टू एमकेएस यूनिट्स के अंदर जाना है, एसआई यूनिट्स के अंदर जाना है, मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट्स के अंदर जाना है, तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। It is a charge of electron. It is a charge of proton. It is a charge 1.6 into 10⁻⁻19 और डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर। तो कलेक्टिवली ये 1.6 into 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर हुआ। इट इज कूलम इंटू मीटर। गलती से इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना। कुछ बुक्स के अंदर मैंने देखा जब क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो C इंटू एम को बच्चे सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं, तो C कैपिटल रखे, एम स्मॉल रखे, ये कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। अब यही चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं सीजीएस यूनिट्स के अंदर। देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। मुझे लगता कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग हो, कोई डाउट बचने वाला है। गारंटेड कोई डाउट आपको नहीं बचेगा। बस बने रहिए वीडियो के साथ, एंड तक वीडियो को जरूर देखें और केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं टाइम टू टाइम कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन, कितनी रैंक पे मिल सकता है, वो आपको बताता रहता हूं। आपने देखा होगा मेरा चंडीगढ़ वाला वीडियो भी, इसके अलावा पंजाब पे, इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पे, इसके अलावा डिफरेंट वीडियोस हम अपडेट करते रहते हैं। पढ़ने की स्ट्रेटजीज भी आपके साथ हम अपडेट करते रहते हैं। अगला वीडियो में 2023 में जो जेई एडवांस के सिलेबस में केमिस्ट्री में जो चेंज हुआ वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सीजीएस की बात कर ले। इस म्यू इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर ये 4.8 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर हो गया। अब आप कहेंगे कूलम इंटू मीटर और ESU इंटू सेंटीमीटर। अब देखिए ना, ये बड़ी यूनिट है। जब आप फिजिक्स में चलते हो यूनिट डायमेंशन के अंदर तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 करते हो, नंबर यूनिट नंबर यूनिट। अगर नंबर और यूनिट में से यूनिट बड़ी हो यहां 1.6 इंटू 10⁻⁻29 है, इधर 4.8 इंटू 10⁻⁻18 है। जब आपके पास नंबर छोटा हो यूनिट बड़ी होगी, और नंबर जब बड़ा हो जाए तो यूनिट बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये फिजिक्स यूनिट डायमेंशन की बात है। अब थोड़ा सा बात को समझिए और देखिए, वीडियो पॉज करके आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ, तो 1 कूलम इंटू मीटर इज इक्वल टू 1
कूलम इंटू मीटर इज इक्वल टू मेरे पास 4.8 10 टू पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू पावर -19। तो ये निकला हमारे पास 16 3 जा 48, तो 3 इंटू 10 टू पावर +11 ESU इंटू सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो कभी भी आप 1 कूलम इंटू मीटर को ESU इंटू सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 3 इंटू 10 टू पावर 11, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने पढ़ी होगी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बस उसके आसपास की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 11 ESU इंटू सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दे तो कूलम इंटू मीटर ESU इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप कूलम इंटू मीटर इन द ESU इंटू सेंटीमीटर भी निकाल सकते हैं। 1 ESU इंटू सेंटीमीटर में कितने कूलम इंटू मीटर है, सो 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 11, इट इज 10 टू पावर -11, इट इज 0.33, 3.3 10 टू पावर -12 कूलम इंटू मीटर। तो ये हमारे इंटर कन्वर्जन हुए। टॉपिक चल रहा है डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, देन मैंने आपको बताया कि इसकी नीड क्या है, कि हम डाइपोल मोमेंट को पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि डाइपोल मोमेंट को हम पढ़ें क्यों। कोई बच्चा वैसे ही पूछ ले सर क्यों शुरू कर लिया आपने डाइपोल मोमेंट, तो मैं उसकी वजह बता रहा हूं कि डाइपोल मोमेंट को पढ़ने की सबसे बड़ी वजह है जस्ट वी वांट टू नो अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं। आयोनिक कंपाउंड को तो हमें जानने की नीड नहीं है ना, आयोनिक कंपाउंड को तो हमें जानने की नीड ही नहीं है कि वो पोलर, वो तो बाय डिफॉल्ट ही प्लस माइनस से मिलकर बन रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें हो रखा है। तो कहीं ना कहीं डाइपोल मोमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं जस्ट वी वांट टू नो अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए बातों को। ये मैंने इंटर कन्वर्जन ऑफ द कूलम इनटू मीटर तो ESU इनटू सेंटीमीटर सिखा दिया है। वन मोर थिंग, एक यूनिट डाइपोल मोमेंट की ओर एग्जिस्ट करती है, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट DBYE, डिबाई। तो 1 डिबाई में कितने ESU इनटू सेंटीमीटर है, 10 टू पावर -18 ESU इनटू सेंटीमीटर। तो कभी भी आपको अगर 10 टू पावर -18 ESU इनटू सेंटीमीटर लिखा मिल जाए तो उसको हटाकर आप उसकी जगह पर कूलम इनटू मीटर नहीं ESU इनटू सेंटीमीटर लिखा मिल जाए तो आप उसको हटाकर वहां 1 डिबाई D पुट कर सकते हैं। आगे मैं आपको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है ये सिखाने वाला हूं। चलिए, अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक टारगेट चलना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट कैसे हो। लो जी, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डाइपोल मोमेंट के बारे में बता दूं कि जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट को मैं 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर रहा हूं। पहला पार्ट जो इसका है टाइप ऑफ डाइपोल मोमेंट, आप समझ लें कि डाइपोल मोमेंट के टाइप क्या है। एक तो डाइपोल मोमेंट का टाइप है, इसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। और दूसरा जो डाइपोल मोमेंट का टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल मोमेंट। ठीक है जी, वन इज द बॉन्ड मोमेंट, सेकंड इज द ऑर्बिटल मोमेंट। ये जो बॉन्ड मोमेंट है ना बच्चे, बॉन्ड मोमेंट इज ड्यू टू बॉन्ड है, बॉन्ड मोमेंट इज ड्यू टू बॉन्ड है, बॉन्ड मोमेंट इज ड्यू टू बॉन्ड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पहले इसके बारे में बता दूं। ऑर्बिटल मोमेंट इज ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट। और जो डाइपोल मोमेंट बॉन्ड की वजह से है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये मैंने एक अमोनिया मॉलिक्यूल लिखा, हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, उस हाइब्रिडेशन के अंदर आपने अमोनिया को sp3 पिरामिडल शेप पढ़ा हुआ है। सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी, बस आप जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। नीट का सिलेक्शन, उसमें केमिस्ट्री के नंबर हमारी गारंटी है। लीजिए, तो N और H ये बॉन्ड है, बॉन्ड। तो ये हुआ आपका बॉन्ड मोमेंट। और N और लोन पेयर ये हुआ आपका ऑर्बिटल मोमेंट। तो इसको मैंने BM लिख दिया, इसको मैंने ओम लिख दिया, OM ऑर्बिटल मोमेंट। तो
जो लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है, जो आपके पास लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है, उसको आप बोलते हो ऑर्बिटल मोमेंट, और जो बॉन्ड की वजह से दिखता है उसको बोलते हो आप लोग बॉन्ड मोमेंट। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन हम कैसे कर ले, उससे थोड़ा सा पहले डायरेक्शन के बारे में जान ले। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो एक छोटी सी बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई है, बॉन्ड की वजह से बॉन्ड मोमेंट और लोन पेयर की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऑर्बिटल मोमेंट सीखने को मिलेगा, और इन दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट किसी भी मॉलिक्यूल पे आएगा फाइनल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर पूछे गए एग्जाम्स के अंदर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो बड़ी सिंपल सी बात है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बॉन्ड मोमेंट के अंदर, इन द बॉन्ड मोमेंट, इन द ऑर्बिटल मोमेंट, जो डायरेक्शन होएगा ना बच्चे, वो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसके अंदर टूवर्ड्स लोन पेयर, टूवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बॉन्ड मोमेंट की बात करूं तो मान लीजिए आपके पास वही अमोनिया फिर रीड्रॉ कर दिया गया है। लो जी, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द अमोनिया, तो आप कहेंगे NH का नाइट्रोजन के टूवर्ड्स है, इसको शो करने का तरीका यही है, टूवर्ड्स नाइट्रोजन, टूवर्ड्स नाइट्रोजन और टूवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्बिटल मोमेंट है, कहीं ना कहीं जो ऑर्बिटल मोमेंट है उसमें जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होएगा वो टूवर्ड्स द लोन पेयर होने वाला है। अब देखिए ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया, यहां मैंने लोन पेयर लिख दिए। अब इसमें टूवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इधर टूवर्ड्स द लोन पेयर। और वैसे लोन पेयर के शेप से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, और वैसे भी लोन पेयर सिंगल न्यूक्लियस से बॉन्डेड है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग में VSEPRT पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हम जानते हैं, वहां ये सारी बातें हम जानते हैं। तो बॉन्ड मोमेंट ऑर्बिटल मोमेंट में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब डायरेक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, और डायरेक्शन पे जब कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही हो तो उसका मेजरमेंट डायरेक्शन को जानकर ही किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आपको डायरेक्शन जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, योर आंसर शुड बी टुवर्ड्स, इफ द बॉन्ड मोमेंट इज हियर देन टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कहीं ना कहीं ये ऑर्बिटल मोमेंट हो तो श्योर दैट इज टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम यूज करने वाले। बस अगला स्टेप हमारा जो आ रहा है वो है डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन। शुरू करें जी, लंबी सांस ले लें थोड़ा सा सब्जेक्ट को जानने के लिए, और क्वेश्चन जरूर करते रहिएगा। एक सीरीज हम और भी चलाएंगे साथ में क्वेश्चंस की। तो डाइपोल मोमेंट डिटर्मिनेशन, डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन। आइए मेरे साथ। पहली बात, अगर कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, अगर कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो दुनिया का सबसे आसान काम आपको मिलने जा रहा है। इफ यू हैव द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, व्हाट शुड बी द डाइपोल मोमेंट? बड़ा सिंपल, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जितना ज्यादा होएगा डाइपोल मोमेंट उतना बढ़ता चला जाएगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब बच्चे के कैसा, H2 की बात कर रहे हो भाई, 0, Cl2 की बात कर रहे हो 0, ब्रोमीन की बात कर रहे हो 0, O2 की बात कर रहे हो 0, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट ही यहीं से हुआ था। हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट ही यहां से हुआ था कि अगर कभी भी सेम एटम्स हो
तो वहां पोल डेवलप हो ही नहीं सकते, पोल डेवलप हो ही नहीं सकते, पोलैरिटी हो ही नहीं सकती। तो जब आप HF, HCl, HBr, HI की बात करें, HF, HCl, HBr, HI की बात करें, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। और वैसे भी आप पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ चुके हो। फ्लोरीन की ज्यादा, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की और कम, आयोडीन की सबसे कम। हाइड्रोजन की तो फिक्स चल रही है 2.1। तो जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ज्यादा हो तो वहां पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। तो HF के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जबरदस्त हो गया है। तो उस हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो आपका HF है, जो आपका HF है वो सबसे ज्यादा पोलर हुआ, उसकी 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 डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हुई ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इस कॉन्सेप्ट को डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स पे ही अप्लाई करें। जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, उसकी पोलैरिटी, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो गया। और वैसे भी आपको पता है इसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। HF का बॉन्ड ब्रेक डिफिकल्ट है, HF का बॉन्ड ब्रेक डिफिकल्ट है, HF का बॉन्ड ब्रेक डिफिकल्ट है। HF पुअर एसिड है, HF पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। भाई जब बॉन्ड ही नहीं टूट रहा, जब बॉन्ड फिशन ही नहीं हो रहा, जब HF का बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा, तो साफ सी बात है इसका बॉन्ड ब्रेक डिफिकल्ट हो गया, ये पुअर एसिड हो गया, ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जबरदस्त है। फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को जकड़ के अपने साथ रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी प्लस माइनस, और जितने प्लस माइनस का डिफरेंस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल पोलर 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 हो जाएगा। बस इसी बात को जानने के लिए तो डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी बात को जानना चाहते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लो जी, नोट्स बनाते रहना। अगर सक्सेसफुली सभी जगहों पर आपने इन चीजों को अप्लाई करना है तो डिटर्मिनेशन में नंबर 2 पे चल रहे हैं। ठीक है जी। नाउ द पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में डालनी है पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स को लेकर। पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड बॉन्ड मोमेंट्स होएगा। वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड बॉन्ड मोमेंट्स होएगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर सम ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल एंड बॉन्ड मोमेंट्स होएगा। समझ गए मेरी बात को आप लोग? कैसे? सुन लेते हैं जी। वही आपका प्यारा प्यारा अमोनिया, इसकी स्मेल प्यारी नहीं है, बस अमोनिया प्यारा मॉलिक्यूल है। स्मेल इसकी पंजेंट ऑर्डर है। पीब्लोक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 में पढ़ने वाले, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं इसकी बात करूं तो ये आपके ओम है, ऑर्बिटल मोमेंट है, ये आपका बीएम है, बॉन्ड मोमेंट है। तो इन तीन बॉन्ड मोमेंट का इस ऑर्बिटल मोमेंट के साथ जो वेक्टर सम निकलेगा वही इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होने वाला है, वही इसका डाइपोल मोमेंट होने वाला है। तो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? तो जवाब बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है जी? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड बॉन्ड मोमेंट्स होने वाला है। तो ये कौन हुआ? ऑर्बिटल मोमेंट। ये कौन हुआ? बॉन्ड मोमेंट। ये कौन हुआ? बॉन्ड मोमेंट। ये कौन हुआ? बॉन्ड मोमेंट। बट वेक्टर सम, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट सम आएगा, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट सम आएगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं, तो क्या मॉलिक्यूल फाइनली पोलर होएगा, उसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा? तो आप बोले कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा
जब मैं इसके बाद आपको डिफरेंट केसेस बताने वाला हूं तो अपने दिमाग में बड़ा कूल होकर एक लंबी सांस खींचकर क्या दिमाग में रख ले कि जब भी कभी हम किसी पॉलीएटॉमिक मीथेन का, सिलेन का, जर्मेन का, वाटर का, H2S का, कभी भी अगर हम डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं, तो भाई वो वेक्टर सम ऑफ क्या होएगा? ऑर्बिटल एंड बोन मोमेंट होएगा, वेक्टर सम ऑफ। तो वेक्टर सम कैसे होएगा अभी जानते हैं जी इस बातों को सबको। लो जी, इसका पहला पार्ट बनाते हैं। हाइब्रिडेशन आप पढ़ चुके। हाइब्रिडेशन पढ़ने के बाद आपको बीएससी पीआईटी अप्लाई करके पता चला होगा वो मॉलिक्यूल्स जिनका शेप और ज्योमेट्री बराबर हो। ठीक होगी बात? शेप और ज्योमेट्री बराबर हो। दूसरी बात, लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, भाई साहब जीरो होना चाहिए। शेप ज्योमेट्री बराबर हो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो। लोन पेयर निकालने का तरीका आपको बता रखा है। सेंट्रल एटम पे क्या करते हैं आप लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उसमें जो उसकी वैलेंसी है डिवाइडेड बाय 2, उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल एटम निकलाते। वही आपका अमोनिया प्यारा प्यारा। नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम चेक करें तो 5 है, NH2 NP3। वैलेंसी भी आप देख पा रहे हैं 3 बना रखी है बाय 2। एक लोन पेयर आपको दिख ही रही है, ये 2 आंखें दिख रही हैं, ये लोन पेयर है। ठीक है जी, चलो। शेप ज्योमेट्री बराबर हो, सेंट्रल पे कोई लोन पेयर ना हो। वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि जो आपके पास सराउंडिंग एटम्स हैं, जो आपके पास बॉन्डेड एटम्स हैं, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। मीथेन के सारे H, अमोनिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, लोन पेयर है उस पर। सिलेन के सारे H, CCl4 के सारे H, SF6 के सारे F और CCl4 के सारे Cl। तो सराउंडेड एटम्स और बॉन्डेड एटम्स सेम होने चाहिए। तो समझ लो रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, पप्पू पास हो चुका है। रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आया म्यू इज इक्वल टू 0। ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ऐसे मॉलिक्यूल बिना पोल वाले होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिस पर डाइपोल ही नहीं है, प्लस माइनस ही नहीं है, वो कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं दिखने वाले। वो कभी भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले नहीं है। 2020 का जेई एडवांस का पेपर 2 देखिए आप, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है। 9 मॉलिक्यूल्स बनाकर एक कोम की तरफ उनका अट्रैक्शन दिखा रखा है, उसको लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करके। तो 2 कॉन्सेप्ट जिसको आते होंगे, पैरामैग्नेटिज्म और डाइपोल मोमेंट, वो उस क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन भी बोर्ड पे मैं लेकर आऊंगा। फर्स्ट एट ऑल हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल ज्योमेट्री के बराबर हो, लोन पेयर और सेंट्रल एटम ना हो, क्लियर, एंड सराउंडेड और बॉन्ड एटम सेम हो, तो उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। वो मॉलिक्यूल डिक्लेयर हो जाएगा कि पप्पू का पास होना फिक्स हो गया, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में डाइपोल मोमेंट 0 आ गया है। लिस्ट बना लें। लो जी, मीथेन की बात हो रही है। लो जी, सिलेन की बात हो रही है। लो जी, CCl4 की बात हो रही है। लो जी, PCl5 की बात हो रही है। लो जी, SF6 की बात हो रही है। लो जी, IF7 की बात हो रही है। लो जी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, कार्बन डाइसल्फाइड की बात हो रही है, BeF2 की बात हो रही है, BeCl2 की बात हो रही है, इथाइन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ये वो मॉलिक्यूल है जिनके सेंट्रल पे कोई भी लोन पेयर अब बचा नहीं है। जब लोन पेयर ही नहीं है, सराउंडेड एटम सेम, सराउंडेड एटम्स आर सेम, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होएगा 0। ये मॉलिक्यूल कभी भी
किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ, किसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले नहीं है। इन्होंने कभी भी अपना अट्रैक्शन किसी पर्टिकुलर फील्ड की तरफ, नीदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉर द मैग्नेटिक फील्ड, शो ही नहीं करना है। तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो कंसीडर। ऐसी एक लंबी लिस्ट आपके सामने बन सकती है, बट मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को खुद को डेवलप करें। क्या जाने कि किसी मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल है उस पर लोन पेयर नहीं है, वो निकालने का तरीका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस करंट वैलेंसी जो मॉलिक्यूल में दिख रही है बाय 2, लोन पेयर निकला है सेंट्रल पर। अगर वो नहीं है, ज्योमेट्री शेप दोनों बराबर होते जा रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट 0 0 0 0 0, इनका कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। दीज आर कंसिडर्ड एज नील बटे सन्नाटा, मतलब इनका डाइपोल मोमेंट 0 0 0 0 आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट टारगेट हमारे दिमाग में क्या चलेगा, कॉन्सेप्ट न्यू। वो क्या है, अगर मॉलिक्यूल पर, यहां लिख ले, मॉलिक्यूल नंबर 1 सेंट्रल एटम पर कभी ना कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रखा हो, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रखा हो। चलो जी, अगर सराउंडेड एटम्स और बॉन्डेड एटम्स सेम नहीं है, डिफरेंट है, ज्योमेट्री और शेप मैच नहीं कर रहे, ज्योमेट्री एंड शेप मैच नहीं कर रहे, ज्योमेट्री एंड शेप मैच नहीं कर रहे, तो भाई गुब्बारे फूटने चाहिए, पटाखे बजने चाहिए। पटाखे की बात मत करें, बैल लगा हुआ है, म्यू नॉन जीरो आ गया। इनके लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अगर ऐसा कुछ को पूछ लिया ना, आउट ऑफ द 4 विच मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड और शो द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो समझिए वो नॉन जीरो मांग रहा है आपसे। तो नॉन जीरो किस किस का होएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझे। आपका प्यारा प्यारा अमोनिया वापिस आ गया। क्या सेंट्रल पर लोन पेयर है? हाँ जी है। क्या सराउंडेड एटम्स आपके पास डिफरेंट है? फिलहाल तो सेम है, तो ये कंडीशन यहां नहीं लगी। लेकिन ज्योमेट्री शेप बराबर, ज्योमेट्री शेप बराबर, ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं आ रहे। इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? टेट्रा हेड्रल। एक्चुअल क्या है शेप इसका? पिरामिडल। तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा। अमोनिया विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसी बात को हम लोगों ने सेकंड नंबर पे आपके सामने हाईलाइट किया है कि सेंट्रल पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ज्योमेट्री शेप बराबर ना हो, और सराउंडेड एटम्स एक जगह मैंने सेम रखे पिछले राउंड में, यहां मैं कह रहा हूं डिफरेंट हूं, तो फिर तो बात बन सकती है। चलिए अब मैं उन मॉलिक्यूल्स को आपके सामने लिख दूं जहां डाइपोल मोमेंट मुझे क्या दिखेगा? नॉन जीरो। शुरू करें। वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, SF4 मॉलिक्यूल सल्फर पे लोन पेयर है, ClF3 सल्फर पे, क्लोरीन पे 2 लोन पेयर है, SF2 सल्फर पे 2 लोन पेयर है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं आ रहे हैं, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, शेप और ज्योमेट्री इनकी मैच नहीं कर रही है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव में लिखें, देखें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, तो इमीडिएटली नॉन जीरो बोल दे। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल चाहे लिक्विड हो चाहे कैसे भी हो, अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा क्वेश्चन है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट इनका एग्जिस्ट कर रहा है, म्यू इनका नॉन जीरो है, म्यू इनका नॉन जीरो है। इनको ओवरऑल भी कैटेगराइज, जैसे कोई AB4 मॉलिक्यूल लेके बैठ जाए, AB3 मॉलिक्यूल लेके बैठ जाए, AB2 मॉलिक्यूल लेके बैठ जाए, AB मॉलिक्यूल लेके, यहां तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हो जाएगा। AB2 मॉलिक्यूल में जैसे BeF2 BeCl2 वगैरह हो गए, AB3 मॉलिक्यूल में कोई SO3 मॉलिक्यूल वगैरह हो गए, और AB4 मॉलिक्यूल में हमारा मीथेन CCl4 सिलेन टाइप से मॉलिक्यूल हो गए। तो ऐसे करके भी कैटेगराइज कर सकते हो कि AB4 हो, सेंट्रल पर लोन पेयर ना हो, सराउंडेड और बॉन्डेड एटम सेम हो, तो म्यू इनका जीरो आ जाएगा। AB3 मॉलिक्यूल हो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, B3
सराउंडेड एटम्स का नंबर 3 हो गया, लेकिन सारे के सारे सेम है, लोन पेयर है नहीं, ज्योमेट्री शेप बराबर है, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। Ab2 की बात कर ले, BeF2 हो गया, इथाइन मॉलिक्यूल हो गया आपके पास, जैसा मैंने लिख के बताया था, लीनियर है सारे के सारे ये वाले जो sp हाइब्रिड है, ठीक है जी। तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 निकला है। लेकिन एक बात सोचिए आप कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं कि जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल हैं, जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या सबका म्यू 0 है? तो आपका आंसर आएगा नो। 0 तभी है जब sp हाइब्रिड होकर, 0 तभी है जब sp हाइब्रिड होकर आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम्स लगे हों, 0 है इसका। अगर आप BeCl2 की बात कर ले तो ठीक है भाई, बिल्कुल 0 है जी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड लिखकर अगर आप इन दोनों के मिक्सचर से एक नया कंपाउंड जनरेट करते हैं जो सेंट्रल sp हाइब्रिड है, इसका कैंसलेशन, इसका भी कैंसलेशन, तो म्यू 0 0 0 0, म्यू 0 0 0 0। लेकिन इसमें दो डिफरेंट डायरेक्शन में, इनमें दो डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड अलग अलग है डाइपोल मोमेंट का, तो यहां म्यू नॉन 0 आएगा। तो कोई पूछ रहा है सारे के सारे लीनियर 0 डाइपोल मोमेंट वाले, तो आपका आंसर होना चाहिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तभी होएगा जब सराउंडेड एटम्स आपके पास सेम निकल आए। लीजिए थर्ड एंड लास्ट बात कर लें आपसे, मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन बचा होगा। दो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालकर चलें बस आप, दो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालकर चलें बस आप, कि अगर सेंट्रल पे लोन पेयर नहीं है, सराउंडेड एटम सेम है, शेप ज्योमेट्री बराबर है 0 0 0 0 0, सेंट्रल पे लोन पेयर है, सराउंडेड एटम भी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं है, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो। तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरे कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करने वाले, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ हो सकते हों, जैसे कि अभी CO2 का हो रहा था, BeF2 का हो रहा था, इथाइन का हो रहा था, दो इक्वल हाफ हो सकते हो। इक्वल हाफ तभी हो सकते हैं ना जब सराउंडेड एटम सेम होंगे, तब फिर ये मैटर नहीं करेगा कि उस पर लोन पेयर है कि नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिकली पूरा एनालिसिस पे भी चले जाएं तो खटखट आंसर बनेगा। टूवर्ड्स फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड मोमेंट हो गया, ये लो जी, तो ये आपस में कैंसल, 180 पे आपस में कैंसल, और यहां ये लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो म्यू 0 हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे, इसी मॉलिक्यूल को हमने एनालिसिस के बेसिस पर किया। अगर अगर मैं एनालिसिस के बेस पर नहीं करता, इसको सिंपली दो इक्वल हाफ के बेसिस पे सोल्व करता हूं, दो इक्वल हाफ के बेसिस पे सोल्व करता हूं, तो भी तो हमारा आंसर बन ही जाना है। देखिए ये मॉलिक्यूल का डायगोनली दो हाफ इक्वल हाफ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे इस वर्टिकली भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। तो मॉलिक्यूल के जब दो इक्वल हाफ हो रहे हो तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। बस इन तीन बातों को अपने दिमाग में परमानेंटली डाल लें। मुझे नहीं लगता कि आप डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड 80 से 85% क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब बाकी 15% क्वेश्चन सिस ट्रांस, ऑर्थो मेटा पैरा, उनके बारे में हमारी बात शुरू हो रही है, और एंड करेंगे हम लोग किस बात से कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में परसेंटेज पोलैरिटी या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने हो तो हमारा डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तो शुरू करते हैं जी। लो जी, ऑर्थोमेटा पैरा, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली कंपेयर भी कर लेंगे। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया था अमोनिया और NH3 का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें, तो वो देख लो आप, कंपेयर म्यू ऑफ अमोनिया, नीट पेपर में आ चुका है, NNF3,
देखकर बच्चों को ऐसा लगता है इसमें पोलर बॉन्ड ज्यादा है, दैट्स वाई इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, ये वेक्टर सम है, ये वेक्टर सम है। या लोन पेयर, या लोन पेयर, या HHH, या FFF। बच्चे समझदार है। इनमें से n की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, n की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोन पेयर का डायरेक्शन तो आपको पता है, जो ऑर्बिटल मोमेंट है वो टूवर्ड्स लोन पेयर होता है। देखो यहां डायरेक्शंस ऑपोजिट हो गई, फिजिक्स में होता है ना जैसे डिस्प्लेसमेंट, यहां डायरेक्शंस ऑपोजिट हो गई, यहां सेम ही है, तो यहां वेक्टर सम ज्यादा आ जाएगा। जबकि यहां डायरेक्शंस ऑपोजिट होने की वजह से जो वेक्टर सम है वो कम हो जाएगा। तो वेक्टर सम यहां ज्यादा आ गया, यहां वेक्टर सम कम आ गया। दैट्स वाई अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 के कंपैरिजन में, जो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट है वो NF3 के कंपैरिजन में क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। अमोनिया इज मोर पोलर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू NF3। और यही तो कह रहा हूं, व्हाट इज द मोटिव ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम डाइपोल मोमेंट को पढ़ क्यों रहे हैं, जस्ट हमारा मोटिव है, जस्ट वी वांट टू नो अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को कंफर्म करना चाहते हैं। लो जी थोड़ा सा और आगे बढ़े, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर एंड अमोनिया। तो इसका जवाब तो आपने इमीडिएटली बना लेना है। दोनों का म्यू नॉन जीरो होएगा। क्यों होएगा, ओ पे लोन पेयर, अमोनिया पे लोन पेयर पड़ा हुआ है। वन मोर थिंग, दोनों sp3 हाइब्रिड है। लेकिन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो इसका जवाब आपके दिमाग में अपने आप ही आ गया होगा कि जो म्यू ऑफ द वाटर है वो ग्रेटर देन अमोनिया है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपेरेटिवली हायर है। ठीक है जी। बाकी शेप स्ट्रक्चर बनाकर, एंगल की वैल्यू रखकर मैथमेटिकली भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं उसको ढंग से अगर आपने अप्लाई कर लिया, लेकिन उसमें ना VSEPRT का और हाइब्रिडेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं VSEPRT और हाइब्रिडेशन के बारे में भी हमें इस बोर्ड पर सीख लेना चाहिए। और केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल क्लासेस। क्लियर, 11th 12th, इसके अलावा नीट देने जा रहे हैं, जेईई मेंस एडवांस देने जा रहे हैं, तो ये जो वीडियो चल रहा है ये आपके लिए स्ट्रॉन्गली, सुपर स्ट्रॉन्गली हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे देख लें। मुझे अब डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी है। तो देख लें एक बार, सिस और ट्रांस क्या। पहली बात, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की डिमांड टू मेक द सिस एंड ट्रांस आइसोमर चाहिए। अगर आप सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनाना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस का मतलब फिलहाल अभी लिमिटेड रहकर बात करते हैं पाई बॉन्ड की प्रेजेंस। ऐसे तो रिंग में भी है, C डबल बॉन्ड N में भी है। फिलहाल मैं एल्कीन्स में लिमिटेड रहता हूं, एल्कीन्स में। दूसरी बात हुआ क्या, जब आप कभी सिंगल बॉन्ड लेकर चलते हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड ना फ्री रोटेशन चलते हैं ऐसे, तो फिर आपके सामने बनता है रोटेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड लेकर आते हैं ना, एक सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ने रोटेशंस को रोक लेना। आप देख रहे हैं कि ये मूवमेंट नहीं हो रही है, ये मूवमेंट रुक गई है। तो ये जो मूवमेंट रुकी ना बच्चे, ये किसने रोकी है, पाई बॉन्ड ने। जब पाई बॉन्ड ने मूवमेंट रोक ली है तो इसको बोलते हो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की वजह, डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की वजह से जो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो हमें आइसोमरिज्म मिलती है उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो जहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के चांस हुए, ज्योमेट्रिकल की पहली नीड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस,
और ज्योमेट्रिकल की दूसरी नीड, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन एटम्स पर अलग अलग ग्रुप्स का होना, अलग अलग ग्रुप्स का होना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवा ही नहीं पाओगे। अब जैसे ही आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दो कंडीशंस रीड की, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस का होना, दो अलग अलग ग्रुप का दोनों एटम्स पे होना, उसके बाद इसी के अंदर एक सिस होएगा, एक ट्रांस होएगा। आपने कभी सुना होगा ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये मैथमेटिकल लाइन है यार, ज्योमेट्रिकल। तो जब भी दो सिमिलर ग्रुप ज्योमेट्रिकली सेम हो, एरियल डिस्टेंस मेजर होती है, टॉपिक नहीं है अभी हमारा ज्योमेट्रिकल, लेकिन टॉपिक जैसे ही स्टार्ट करेंगे ये बात आपके सामने आ जाएगी। तो जब ज्योमेट्रिकली सेम साइड हो, ए बी बी, इसको सिस बोलते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, ए का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी यूजफुल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फोकस कीजिएगा बातों की तरफ, बड़ा यूजफुल बात चल रही है। तो जब दोनों के दोनों सेम साइड हो गए तो इसको आपने सिस बोल दिया, ज्योमेट्रिकली एरियल डिस्टेंस सिस। और अगर ये एरियल डिस्टेंस ए वाली और ये ए वाली अलग अलग हो जाए तो ये ज्योमेट्रिकली डिफरेंट माने जाते हैं, तो ये सिस फॉर्म है और ये आपके पास ट्रांसफॉर्म है। तो क्वेश्चन क्या चलेगा, हमने भी थोड़ा सा अपने टॉपिक को सिस ट्रांस की तरफ लेकर गए। हां, अगर मैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन की बात करता हूं तो सिस का ज्यादा है, ट्रांस का ज्यादा, तो कोई भी एक बात अपने दिमाग में डालकर नहीं बैठना है। सिस का ज्यादा है, ट्रांस का ज्यादा, पूरा टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, देन आफ्टर सिस एंड ट्रांस के बारे में बात कीजिए। नहीं तो जब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा होगा, जब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा होगा तो आप परेशान हो जाओगे कि भाई सर ने बताया था ट्रांस का 0 होता है, ट्रांस का कम होता है। ना 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 ना, गलत बात। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप, सुनो। यहां सी डबल बॉन्ड सी, यहां सी डबल बॉन्ड सी, यहां सीएल सीएल, यहां एच एच, यहां सीएल सीएल, यहां एच एच। देखकर आप पहचान तो गए होंगे कि पहला वाला ट्रांस है, दूसरे वाला सिस है। अगर ट्रांस के अंदर ऑपोजिट सेम ग्रुप्स हो, ऑपोजिट सेम ग्रुप्स हो, तो ज्योमेट्रिकली ऑपोजिट हो गया, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टूवर्ड्स क्लोरीन, इनका तो हो गया कैंसलेशन। तो ऑपोजिट ग्रुप सेम मांग रहा हूं मैं आपसे बार बार, ऑपोजिट ग्रुप सेम होने पर डाइपोल मोमेंट ऑफ द ट्रांस 0, लेकिन यहां तो 0 नहीं है क्योंकि ये कैंसलेशन हो ही नहीं रहा, तो ये आपके पास नॉन जीरो। ये तो कह रहा हूं, आप किसी भी लीनियर स्ट्रक्चर को देखते हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का कैंसलेशन हो जाता है। जैसे कि BF3 में आपको बार बार बताया मैंने, वैसे तो इसको एक ट्रिक बता दी, बोरोन पे लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर है, बात खत्म करो, कहानी खत्म करो, सराउंडेड एटम सेम है, 0 बोल के निकलो। लेकिन 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 मान लो किसी को इसका पोस्टमार्टम करना ही हो, तो इस फ्लोरीन का जस्ट अपोजिट, इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये बीच में आएगा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने पर। तो इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन का कैंसलेशन हो गया, तो डाइपोल मोमेंट BF3 का क्या आ गया, 0। तो वही तो मैंने कहा ट्रिक सीख लो ना, पेपर में जाकर आपने कोई 10 मिनट थोड़ी लगाने, पेपर में जाकर आपने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड में आंसर देना है, तो आ जाएगा आंसर इस बेस पे। तो क्या सारे ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 है? क्या सारे के सारे ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 है? तो मेरा आंसर है ना, बिल्कुल नहीं। उन्हीं ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 है जहां अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर ग्रुप्स लगे हों, तो सभी ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। म्यू 0 बट नॉट ऑलवेज, हाईलाइट करके लिख लो कहीं नोट्स में, नॉट ऑलवेज। तो अगर किसी बंदे ने यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां H, यहां है, तो ये ट्रांस, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट यहां अलग हो गए हैं, तो इसका
डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। क्या सभी ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो है? तो आपने कहना है नॉट ऑलवेज। क्लियर? तो इसका मतलब कार्बन क्लोरीन इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो ट्रांस होकर भी डाइपोल मोमेंट जीरो, ट्रांस होकर भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पा रहा, तो क्या ट्रांस का सिस से ऑलवेज कम होता है? क्वेश्चन है बच्चे के, क्या ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ऑलवेज कम होता है? तो इसका आंसर भी है नॉट ऑलवेज। सिस का ज्यादा है, अच्छी बात है, ट्रांस का कम है। मैं तो ट्रांस का जीरो बोल रहा था जब तक वो पॉजिटिव ग्रुप सेम है। लेकिन एक क्वेश्चन सुने, वन फ्लोरो प्रोप वन इन, ठीक है जी, प्रोप वन इन, प्रोप वन इन। ओके, सुनिएगा, यहां क्या हुआ, सी डबल सी H3, ये भी H, ये लो जी, ये वन फ्लोरो वन प्रोपीन बन गया। अब इसके तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। सी डबल सी, सी डबल सी, इसको फोकस कर लिया, H H F मिथाइल, H H मिथाइल फ्लोरो। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फ्लोरो का और मिथाइल का जो इंडक्शन इफेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्लोरो का माइनस आई है और मिथाइल का प्लस आई है। फ्लोरो का माइनस आई है, मिथाइल का प्लस आई है। जब भी कभी दो ग्रुप्स अलग अलग इंडक्शन इफेक्ट वाले हों, तो जो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट है, ये मिथाइल, ये फ्लोरो, फ्लोरो ने अपनी तरफ खींचा, मिथाइल ने दे दिया, लो भाई एक ही डायरेक्शन में चल पड़े। जब एक ही डायरेक्शन हो गई है, वेक्टर सम है भाई, वेक्टर सम, तो इनका वेक्टर सम ज्यादा आएगा, इनका वेक्टर सम ज्यादा आएगा। इसीलिए यह बोलना कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से कम ही होता है, यह नहीं बोलना है। जनरली कम हो सकता है बट ऑलवेज कम नहीं होता है। तो यहां दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, वेक्टर सम में, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा हो चुका है। ठीक है जी। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। जिसका भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, जिसका भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, जिसका भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसकी पोलैरिटी ज्यादा, और पोलैरिटी ज्यादा होने से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ गए, बीपी ज्यादा हो गया, पोलैरिटी फेवर्स द बीपी। लेकिन मैं चाहता हूं इस टॉपिक को भी टच ना करें, मौका लगने पर इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टच किया जाएगा। लो जी, अब थोड़ा सा हम ऑर्थो बेटा पैरा की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने सिस ट्रांस के बारे में सारी खबर ले ली है, तो एक स्ट्रक्चर को देखिए आप, क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होएगा? बच्चे इमोशनल, सर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं, इसका म्यू नॉन जीरो है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है बच्चे, ये वाला जो कार्बन है बच्चे, ये sp3 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड है। क्लोरीन क्लोरीन एग्जैक्ट लाइन में नहीं है, नॉन लीनियर है। और जब कभी भी नॉन लीनियर होंगे, वेक्टर सम जीरो कैसे होएगा, कैसे कटेंगे एक दूसरे के साथ? तो इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जरूर आएगा। वैसे इसका सिस एंड ट्रांस भी बन सकता है, इसलिए मैंने आपको लिखकर बताया साइक्लोहेक्सेन पे 1n4 पोजीशन पे तो क्लोरो लगा दूं, तो क्या इन दोनों को कैंसलेशन करोगे? आप बोलो बिल्कुल करेंगे। अरे क्यों करेंगे भाई, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन पे लगे हुए, ये नॉन प्लेनर है, क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है 1,4 पोजीशन पे। लेकिन जोड़ा आपने sp3 हाइब्रिड कार्बन पर था। लो जी, बढ़े आप ऑर्थो मेटा पैरा, डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्थो मेटा पैरा
आइसोमर्स, ऑर्थो बेटा पैरा आइसोमर्स। लो जी, ये मेरे पास क्लोरीन क्लोरीन ऑर्थो, क्लोरीन क्लोरीन मेटा, क्लोरीन क्लोरीन पैरा। ठीक होगी बात? ऑर्थो मेटा पैरा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऑर्थो मेटा पैरा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जब मैं बेंजीन के बारे में बात कर रहा हूं, ये पूरा 360 का रिंग हो गया, इसको मैंने 6 हिस्सों में काट दिया है, इसको मैंने 6 हिस्सों में काट दिया है। ये 60 डिग्री है, यहां से यहां तक 120 डिग्री है, और यहां से यहां तक 180 डिग्री है, आमने सामने। ठीक होगी बात? 60, 120, 180, तो ये 60 डिग्री का एंगल हुआ, ये 120 डिग्री का एंगल हुआ, और ये 180 डिग्री का एंगल हुआ। क्या रोल है इसका? ये बात करते हैं आपसे। कभी भी इनका डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो एक फॉर्मूला यूज करिएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर टू म्यू1 म्यू2 कोस थीटा। एंगल का और डाइपोल मोमेंट का भी रिलेशन पूछ लेते हैं वो लोग ना, तो थीटा 90 से अबो, जब भी कभी कोस 90 से अबो क्वांटिटी होगी, फिजिक्स पढ़ते हैं आप लोग, मैथमेटिक्स भी आपके पास हो सकती है, तब इसकी वैल्यू नेगेटिव जाने लगेगी। उस नेगेटिव का इंपैक्ट कि ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होने लगेगी। मैथमेटिकली हम इस बात को समझ रहे हैं। तो अब क्या करते हैं जी, इन पे अप्लाई करना शुरू करते हैं एक एक करके। ऑर्थो पे अप्लाई करें। मान लीजिए कि जो क्लोरोबेंजीन है उसके कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट आपने ए ले लिया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट आपने ए ले लिया है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट आपने ए ले लिया है। ओके, अप्लाई करें। कार्बन क्लोरीन ए, यहां भी कार्बन क्लोरीन ए, स्क्वायर स्क्वायर टू, दो बार ए आएगा, ए स्क्वायर कोस 60 हाफ, रूट ले लिया गया। इसके बाद यहां ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू हाफ। सारा माइनस कहां से लिया है भाई? कोस 120 की वैल्यू -1/2 है, इसका रूट कर दिया गया। ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, कोस 180 की वैल्यू -1 है। तो जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इनके रिजल्ट्स निकालते हो तो आपके पास ऑर्थो का √3 है, इसका ओनली है, और इसका 0। तो ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, मेटा का डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम हो गया, और पैरा का डाइपोल मोमेंट सबसे कम हो गया। ऑर्थो मेटा पैरा। तो बच्चों ने कहा सर पैरा का डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। हाँ, कब? जब दो अपोजिट ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम हो, एक लाइन में हो, लीनियर हो, एक दूसरे से कैंसल आउट हो सकते हो। तो ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में आपको पता चला। तो ऑर्थो मेटा पैरा, आप जल्दी से इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ऑर्थो मेटा पैरा को। अब आपने कहा सर सारे के सारे पैरा क्या 0 डाइपोल मोमेंट शो करते हैं क्या? तो मैंने क्या कहा, ट्रू फॉल्स के लिए, सर्शन रीजन के लिए, नॉट ऑलवेज। एग्जाम्पल बताएं। आइए चलते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं जी। लो भाई, अगर मैं यहां OH, अगर मैं यहां OCH3, अगर मैं यहां पर अमाइनो ग्रुप लगा दूं, तो भाई ये वाला OH और ये वाला OH एक लाइन में नहीं है, क्योंकि इस OH का हाइब्रिड स्टेट sp3 है, और ये नॉन लीनियर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो पैरा को देखकर इमोशनल नहीं होना है।
क्या सभी पैरा का डाइपोल मोमेंट जीरो है? आपने कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। ऑल दोज पैराफॉर्म्स हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट in which the opposite groups are same as well as planar as well as in line। एक दूसरे के साथ उनका वेक्टर कैंसलेशन होना जरूरी है। ठीक है जी, चलो इसी वे में चलते हुए आपको ये वाली बात भी अब समझ में आ गई होगी कि साइक्लोहेक्सेन के आमने सामने क्लोरो लगाने पर ये नॉन जीरो क्यों हुआ? क्योंकि एक लाइन में, प्लेन में वेक्टर कैंसलेशन पे ये नहीं आ रहे हैं। लो जी, बेंजीन लिखा, फिर क्लोरो लिखा, कहती इसका डाइपोल मोमेंट, मैंने कहा जी क्लोरोबेंजीन के बराबर आ जाएगा। बच्चे कहते ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? तो बड़ा सिंपल वे है, इन दोनों का कैंसलेशन हो गया तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसने दिया सिर्फ, और वो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू द क्लोरोबेंजीन ही हो रहा है। सिमिलर वे में अगर कोई कहेगा इसका डाइपोल मोमेंट, तो मैं बोल दूंगा ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली बेंजीन के बराबर आ जाएगा और बेंजीन का जीरो है। क्लियर ना? तो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा इसके साथ खेलना आना चाहिए। अपोजिट ग्रुप अगर सेम आ जाए और वो एक लाइन में हो, लीनियर हो, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा ऑपोजिट कैंसलेशन की वजह से, ऑपोजिट कैंसलेशन की वजह से। तो इसका म्यू भी जीरो हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो गया। ठीक है जी, लो भाई, अगर मैं मेटाफॉर्म लिख के बैठ गया, आपको शायद याद होगा म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर टू म्यू1 म्यू2 कोस 120, यहां आपने एक्स स्क्वायर लिखा, 2x एक्स से स्क्वायर बना लिया, इसको माइनस हाफ पुट कर दिया, ये इधर से कैंसलेशन पे चला गया, फाइनल एक्स आ गया, और इसकी वैल्यू आप क्या कर रहे थे? क्लोरोबेंजीन के बराबर। तो मेटाफॉर्म का डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन के बराबर ही निकला है कैलकुलेशन के बिहाफ पे। ठीक है जी, तो डाइपोल मोमेंट में सिस एंड ट्रांस, ऑर्थो मेटा पैरा, ओके, इन सब का डिस्कशन आपसे चल रहा है। थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टारगेट आपके पास है डाइपोल मोमेंट के अंदर, वो है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द मीथेन। मीथेन के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। आप बोलेंगे एग्जांपल दो। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन, इन सबके डाइपोल मोमेंट्स का हमने कंपैरिजन करना है। तो आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी। आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होएगा? Q इंटू डी। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, फ्लोरो के केस में म्यू हायर है और आयोडो के केस में डिस्टेंस लार्जर और हायर है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि मैं फ्लोरोमीथेन को विनर बनाऊं या मैं आइडोमीथेन को विनर बताऊं। फ्लोरो ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा है, आयोडो ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। लेकिन ये एनसीईआरटी के बिहाफ पे अगर मैं चलूं, जिसको कि 2023 के लिए जे एडवांस वाले भी टारगेट कर रहे हैं, ध्यान कीजिएगा, जब आपके पास 2023 का जे एडवांस का पेपर देने बैठेंगे तब आपके दिमाग में एनसीईआरटी रहनी चाहिए। क्लियर? वो मैं एक डिस्कशन आपसे बनाऊंगा पक्का।
तो कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी बिहाफ पे डेटाबेसिस आया हमारे पास, जो डेटाबेसिस आया हमारे पास, जो डेटाबेसिस आया उसमें CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा हुआ, और फिर उसके बाद CH3Br हुआ, देन CH3I हुआ। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज ही विनर हुआ, चार्ज ही विनर हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो कोई बहुत बड़ा चेंज आया नहीं, और चेंज कहां आया, क्लोरोफ्लोरो में। और ये बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट। तो फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोल्केन चैप्टर के अंदर रहकर अगर डाइपोल मोमेंट के भी क्वेश्चन ढूंढे तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। चलो अब मैं आपको पोली हेलोजन डेरिवेटिव्स और मीथेन की तरफ लेके चलता हूं। वो CH3Cl से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CCl4। अगर आपकी गाड़ी अटक जाए तो इस पे रोक लेना। सेंटर पे लोन पेयर 0, शेप ज्योमेट्री बराबर, सराउंडेड एटम सेम, तो 0 है। तो यहां एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक ओबे कर लेना कि अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को डील कर रहे हो, अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को डील कर रहे हो, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरो डेरिवेटिव्स इनवर्सली proportional to the number of क्लोरीन एटम्स। तो क्लोरोमीथेन का डाइक्लोरोमीथेन से, ट्राइक्लोरोमीथेन से, क्लोरोफॉर्म से यहां तो 0 ही है। गाड़ी फंस गई कि ज्यादा किसको बताना है, तो CCl4 को तो आपने सबसे कम बताना ही बताना है, CCl4 को तो सबसे कम आपने बताना ही बताना है। तो म्यू ऑफ द क्लोरो डेरिवेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम से आप डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज 4 कंपाउंड कंपेयर कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये ऑर्थोमेटापेरा, सिसेन ट्रांसफॉर्म्स, देन आफ्टर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडोमिथेन्स, देन क्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरो मिथेन, इन चारों का कंपेरिजन, मोलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ या नहीं हो रहा, ये सब इंफॉर्मेशन आ गई है। छोटा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे हम मूव करते हैं इन सब डिस्कशंस के बाद। इन सब डिस्कशंस के बाद लो जी, परसेंटेज, पोलैरिटी और आयोनिक कैरेक्टर्स, परसेंटेज, पोलैरिटी और आयोनिक कैरेक्टर्स, परसेंटेज, पोलैरिटी और आयोनिक कैरेक्टर्स। इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स आप लिख लें इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू प्रैक्टिकल, म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। अब बच्चे कहेंगे म्यू ऑब्जर्व्ड, मैंने कहा जी पेपर में ऑलवेज मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में जो पेपर देने बच्चा बैठा है उसको कहां से पता चलेगा, एग्जाम वाला ही देगा कि एक मॉलिक्यूल HCl है, HF है, HBr है, या फिर जो भी है, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.2 डिवाई 1.3 डिवाई 1.4 डिवाई है, तो आप लिख लेना। और फिर आपको म्यू कैलकुलेटेड के लिए Q इंटू डी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और Q क्या है जी, चार्ज है, D क्या है जी, डिस्टेंस है। तो ये आपको मेंशन करके देगा, और Q ना भी दे तो बोदर नहीं करना है, Q ना दे तो बोदर नहीं करना है। दैट इज 1.6 इन 10⁻⁻19, 4.8 इन 10⁻10, वो MK CGS के अकॉर्डिंगली कंट्रोल होने वाला है, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन पे बात कर लें। लो जी, एक है हमारे पास AB मोलिक्यूल, ओके, डायटोमिक मोलिक्यूल है, इसके बीच का डिस्टेंस ओनली 1 एंगस्ट्रम है, ठीक होगी बात। मुझे कहा गया इसके परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स पता लगाओ, मैंने कहा लगा लेते हैं।
इसका जो म्यू ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व लिख के नहीं देगा, वो कह देगा इसका डाइपोल मोमेंट इतना है। तो मान लेते हैं 1.2 डिवाई है, ये दिया है, पेपर वाले ने दिया है, ठीक है। तो आपने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला लगाया, ऑब्जर्व्ड 1.2 डिवाई है 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। याद करो इस वीडियो का स्टार्ट के 10 मिनट ये 100 लिख दिया गया। ए और बी के बीच के डिस्टेंस 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। बनेंगे सर 4। जब गाड़ी फंस गई, बिल्कुल नहीं फंसी है। अब आप ESU में चलेंगे तो 4.8 इन 10⁻10। और मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि आपको प्रैक्टिकली या एग्जाम वाले ने कौन सी वैल्यू दे दी है उस पर फोकस करना है। तो -18 ये कैंसिल हो गया जी, 1.2 4.8 12 4 जा 48 इंटू 100, तो ये 25% आयोनिक बॉन्ड है। कौन? AB वाला, ऑन द बिहाफ ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में डेफिनेशन से चलते हुए, इसकी नीड से चलते हुए, इसके टाइप से चलते हुए, इसके यूनिट पे चलते हुए, उनके इंटरकन्वर्जन चलते हुए, डिटर्मिनेशन पे चलते हुए, ऑर्थो मेटा पैरा पर, सीस एंड ट्रांस पर, क्लियर, सारी बातें आपने यहां फोकस की हैं। एक छोटे मोटे क्वेश्चन पे और चले जाइएगा। कई बार आपसे पूछ लेता है कि मॉलिक्यूल के अंदर पोलर नॉन पोलर बॉन्ड दोनों हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली आपको जाना पड़ेगा। पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स दिखाऊं आपको, इथेन चेक करना, कार्बन कार्बन नॉन पोलर, HHH पोलर पोलर। अरे बात वो नहीं कि कितनी पोलैरिटी है, अरे है तो सही, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये कौन हुआ? नॉन पोलर। और फाइनली मॉलिक्यूल का है, वो आपको डिटर्मिनेशन बता रखा है कि आप कैसे करेंगे, क्लियर ना। अब ऐसे ही आप PCl5 लिखकर बैठ गए। PCl5 आपसे कहा गया पोलर बॉन्ड्स बट molecule is net zero, not attracted towards the magnetic field, electrical field as well as the mu is permanent, जीरो, नॉन परमानेंट मतलब जीरो है, पोलैरिटी नहीं है। तो भाई ये ट्रायंगल बन गया, इसका रिजल्टेंट इधर है। इस Cl ने इस दोनों को कैंसिल मारा, ये 180 पे आमने सामने कैंसिल हुए, लेकिन इसमें बॉन्ड्स पोलर है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप फाइनली नॉन पोलर बोल रहे हैं तो उसके अंदर पोलर बॉन्ड्स हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। PCl5 में 5 पोलर बॉन्ड है, लेकिन फाइनली तो जीरो ही है ना। सिमिलरली इथेन पोलर बॉन्ड भी है, नॉन पोलर बॉन्ड भी है, फाइनल रिजल्ट कुछ डिबाई है, लेकिन जीरो बोलते हैं हम इथेन को भी ना। तो कुल मिलाकर पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स, उससे फाइनल रिजल्ट, और ये वेक्टर सम है, इसीलिए ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस वीडियो को रिवाइंड करके धीरे करके नोट्स बनाते हुए लिखेंगे तो 99%, 100% तो गोल्ड भी नहीं होता, तो 99% चांस है कि आप हमारे बुक्स के दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद मैं 30-35 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का एक और वीडियो डाइपोल मोमेंट पे ही डालने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप ऑफलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है व्हाइट रे इंस्टीट्यूट, सेक्टर 34 चंडीगढ़, और ऑनलाइन हम ऑनलाइन भी हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री वाले सर के रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, तो आप जैसा चाहें, और आपको पता चल गया होगा कि हम क्लासे कैसे दे रहे हैं, और आपको ज्वाइन करना हो तो मोस्ट वेलकम, आइए, नॉमिनल फीस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मनोज कुमार बंसल आपसे विदा लेता है, अगली बार मिलते हैं।